हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाई रश्मि। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जो आपका छठवां पेपर है हिंदी का। तो चलिए देखते हैं आज हिंदी का पेपर। तो आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ड लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है सी, चित्र लिपि। आपका अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं ए कूट, बी पादप, सी नग, डी आगार। आपका राइट ऑप्शन है नग। नग पर्वत का समानार्थी शब्द होता है। आपका अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। क, ख, ग और ब। आपका राइट ऑप्शन है ख। क, ग और ब ये आपकी हैं और ख आपकी अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, अंग है और अंगः वर्ण कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए अयोगवाह, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी स्वर। तो आपका राइट ऑप्शन है ए, ये अयोगवाह कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, कामायनी के लेखक हैं ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। आपका राइट ऑप्शन है बी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब आपके अतुलगोत्तरीय प्रश्न है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। तो कहानी शिक्षण की निम्न विधियां होती हैं, जिसमें आपकी पहली विधि है कहानी कथन विधि। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाता है। विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद अध्यापक द्वारा इस कहानी के मूल भाव व नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। और आपकी दूसरी कहानी है चित्र आधारित कहानी विधि। इस विधि में प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए कोई घटना या चित्र आधारित होती है, जिस चित्र को देखकर उस घटना को समझा जाता है। और आपकी तीसरी है अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में कोई कहानी दी हुई होती है तथा बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। इस विधि में बीच बीच में खाली जगह होगी, आपको वहाँ पूर्ण करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। तो उच्चारण दोष के सामान्य कारण भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। वागेंद्रियों में विकार, तालु, होठ, दांत आदि अंगों में दोष के कारण प्रयत्न, लाघव ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखने पर यह दोष उत्पन्न होता है। आपका अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्न सोपान होते हैं, जिसमें पहला है स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, सशक्तता, प्रवाह, अवसरानुकूलता और प्रभाव उत्पादकता। आपका अगला प्रश्न है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। शब्द की शक्तियों का उल्लेख, शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, तथा इनसे क्रम से 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रतीत 3 प्रकार की शक्तियों अविधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा होती हैं। अविधा मौखिक अर्थ
या लक्षणा सांकेतिक अर्थ, द्वारा संकेतिक या व्यंजना सूचक अर्थ, द्वारा सुझाए गए शब्दों का अर्थ है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। वाक्य शब्दों के एक सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक। ये आपके 8 प्रकार हैं वाक्यों के। आपका अगला प्रश्न है, उपसर्ग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग तथा प्रत्यय में निम्नलिखित अंतर। यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा है उदाहरण सहित। तो पहले हम उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग 2 शब्दों से बना होता है, उपधन सर्ग। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। और इसके उदाहरण हैं अन्याय, निराश, प्रभाव, सम्मान आदि। अब देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रत धन अय। प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ता है और उपसर्ग पहले। प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है या नया रूप देता है। जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, लिखना आदि। आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 12 से 18 हैं। तो आपका 12 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका रुचि का विकास। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने से बच्चों में रुचि जागृत होती है। बच्चे पाठ्य सामग्री जल्दी सीख लेते हैं। और आपका दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास। प्राथमिक स्तर पर बच्चा अनेक कल्पनाएं लिए हुए होता है। उसके दिमाग में परियों की कहानी, दिवा स्वप्न आदि भाव जागृत होते रहते हैं। कहानी से उनके कल्पना शक्ति के साथ सोचने की शक्ति का भी विकास होता है। और आपकी अगली है तार्किक शक्ति का विकास। कहानी सुनने पर बच्चे कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं। इससे बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। और आपकी लास्ट है सामाजिक गुणों का विकास। कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होती है, अतः बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षण रासायनिक गुणों का विकास होता है। और आपका अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसकी विधाएं निम्न हैं। जैसे पहली है पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, कहानी लेखन। लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि मौलिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर अभिव्यक्त करने से है। हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, वो लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। वह लेखन कौशल से संबंधित है जो चारों भाषा कौशलों में अंतिम चरण होती है। जैसे पत्र लेखन, निबंध तथा नाट्य लेखन और कहानी लेखन, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के ही साधन हैं, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पत्र, निबंध तथा नाटक, कहानी लेखन का विकास किया जाता है। और आपका अगला प्रश्न है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपके विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक, कोष्टक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह,
लाघव सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये आपके विराम चिन्ह हैं 13 प्रकार के। और आपका अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपके उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग उपधन सर्ग से बना होता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है, जैसे अन्याय, निराश, प्रभाव, सम्मान आदि। और प्रत्यय, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय, ये शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं। जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, लिखना आदि। और आपका अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो अव्ययीभाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद भी प्रधान होता है। इसके उदाहरण हैं भरपेट, यथासंभव, दिनों दिन उपकार, अव्यवहार, यथाशक्ति आदि। संकेत, प्रत्यय, भर, आ, यथा, इन शब्दों से जो पहले शुरू होने वाले शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो यथा इसमें आया तो यथा अव्ययीभाव का समास का है, इसलिए इसको अव्ययीभाव समास कहेंगे। आ जन्म, इसमें आ आया। प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्यय आया, भरपेट आया तो इसमें भर आया, निर्विकार में निर आया। ऐसे ये अव्ययीभाव समास होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भी प्रकार लिखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह खेलता है, वे घर जाते हैं, मैं घर जाता हूँ, राम की पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में वह, मैं, तुम सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार मुख्य 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको जैसे तुम, वह, मैं, वे, तुम्हारा, हमारा आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके उदाहरण जैसे यह, वह, इसे, उस, ये, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ, जहाँ, वहाँ, अनेक। संबंधवाचक सर्वनाम सो, जो, जिसका, उसका, जिसका आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि होते हैं। और आपका लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, स्वयं, निज, खुद, अपने लिए जो प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आपका लास्ट प्रश्न है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र देखेंगे। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। ये पत्र किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, सुझाव एवं शिकायती पत्र इत्यादि। ये पत्र शालीन व शिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता, यह लंबे और जटिल वाक्यों में लिखा जाता है। औपचारिक पत्र सूझबूझ तथा दिमाग से सीखे जाते हैं। और आपके अनौपचारिक पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसे हम जानते हैं, जैसे भाई की शादी में मित्र को पत्र लिखना, पिता को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना आदि। ये पत्र मर्म स्पर्शी शैली में लिखे जाते हैं, इसमें अभिवादन लिखा जाता है, यह कम और सरल वाक्यों में लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र हृदय से लिखे जाते हैं। ये आपके 18 क्वेश्चन थे हिंदी के। और अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लें इसको।